ये डफर बच्चा है, एक सरकारी में पास नहीं होएगा क्योंकि पेपर वहाँ चेक होते हैं और प्राइवेट में निकल जाएगा। प्राइवेट में वही पेपर चेक होते हैं, वो पास हो जाएगा। इट्स अ ट्रैप। बच्चा एक बार आता है, उसका स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो मैं एक बार और फाइट मारता हूँ, अच्छा आ जाए। कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बेवकूफ़ बनाते हैं और बड़े बड़े होर्डिंग्स आपके भी लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स। बिल्कुल, जैसे एस्पायर की बात करें, अगर आप देखोगे तो सारे रिजल्ट जेन्युइन है। एक्चुअली क्या है, ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं जी। क्योंकि जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो जाके बोलेगा ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो किसी भी कोचिंग के सक्सेस होने का रीज़न ये नहीं है सर कि बड़े बड़े होर्डिंग, या बिल्कुल नहीं, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स है। सर एक चीज़ बार बार उठ के अब सामने आ रही है कि कोचिंग्स का सिस्टम बंद होने वाला है। गवर्नमेंट टीचर्स देखो, कोई भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते, कोई भी निकाल तो सकते नहीं। एक स्टेटमेंट होता है, निकाल तो सकता नहीं कोई भी। तो अब गवर्नमेंट टीचर से बात करें, हमारे पास तो बच्चे ऐसे आते हैं, क्या पढ़ाना है इनको, गालियाँ दें, एक फ्रस्ट्रेशन निकालें। बट एजुकेशन सिस्टम ख़राब नहीं है हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है। आजकल पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि 90-95% उनके बच्चों के नंबर आए। ये कितनी सही एक्सपेक्टेशंस बच्चों से? वो पेरेंट्स में भी कॉम्पिटिशन है कि अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं कर रहे होंगे तो हम ईगो पे ले जाएंगे बात। दैट्स वाई आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिग्रेडेड। जो एक ही स्टेटमेंट बोलते थे कि बेटा पढ़ ले लिख ले, नहीं तो भैंसे चलाएगा। पहले तो हम स्ट्रिक्टली मना करते थे कि लेना ही नहीं है। 75% तो मतलब किसी के मैथ्स और साइंस 75% नहीं तो हम टेस्ट भी नहीं देने देते थे उसको। ड्रॉपर में तो हम मना नहीं करते किसी बच्चे को, कोई भी आ जाए। जो दिखाया गया वो हुआ नहीं। ये क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसी दौड़ चल रही है? और क्या आप भी बड़े बड़े टीचर्स को ब्रांड करते हैं और फिर बाद में? टीचर का IQ और बच्चे के IQ में अगर ह्यूज डिफरेंस है ना, टीचर कभी पढ़ा नहीं पाएगा। हो सकता है अभी गड़बड़ हो रहा हो, बट ये लोग गलत नहीं है, ये चीज़ें गलत नहीं, ठीक कर रहे हैं। हिमाचल के बच्चे को पढ़ाने का क्राइटेरिया अलग है, हरियाणा का बच्चा अलग टाइप से पढ़ता है, पंजाब का बच्चा अलग पढ़ता है। नीट वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स को बोलना ही पड़ता है कि भाई इधर उधर की चीज़ें नहीं, यहाँ पे आपने अपनी स्टारडम बनाने नहीं आए हो, आपने बच्चों का क्वालिफाई करवाना है। तो क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल रह गया है कोचिंग? बिल्कुल, कोचिंग अमीरों का ही खेल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो फी दिखती है वो एक्चुअल फी नहीं होती है। उसमें हमने कमिटमेंट किया है 50 बच्चों को फ्री पढ़ाने का। कमिटमेंट क्यों बोल रहा हूँ? हर साल एवरी ईयर 50 बच्चे उसमें भी नहीं आते। तो मतलब मैं देख रहा हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन, बट स्टिल बच्चा आना ही नहीं चाहता। सुपर 50 के अलावा टीचर्स की, गवर्नमेंट टीचर्स की रिकमेंडेशन पे हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, अभी भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मतलब रोजाना टेस्ट, रोजाना कोई ना कोई टारगेट। बच्चा कई बार प्रेशर में भी पड़ जाता है। क्या बच्चा कहीं माइंड से एक तरीके से डेड तो नहीं हो रहा है इन टारगेट से? और ये जेनजी जो है सर, ये जेनजी जो है, ये थोड़े से ज़्यादा नाजुक, इमोशनली डाउन है। किसी को ये भी कह देते हैं कि बेटा आप घर जाओ, आपके बस की बात नहीं, ये बोलना पड़ता है सर। और उसके बाद काफ़ी पेरेंट्स ऑफेंड भी हो गए थे, और कुछ बच्चों ने निकाला भी कि आप बोलते थे कि देख मेरे बेटे निकाला, आप होते कौन हो ये बोलने वाले कि ये 60% वाला 50% वाला नहीं कर सकता। गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर लगता है वेल क्वालिफाइड होता है। प्राइवेट स्कूल्स में भी हम ये नहीं कहेंगे कि क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वहाँ पर भी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वहाँ पर XY चीज़ें हो सकती हैं। फिर भी बच्चा प्राइवेट स्कूल ही क्यों जाता है? और आप क्या डिफरेंस देखते हैं वहाँ पर? और फिर प्राइवेट स्कूल के बाद फिर कोचिंग जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेरेंट सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता। बिल्कुल। क्या हो जाएगा अगर HP बोर्ड से CBSE में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या फ़ायदा हो जाएगा बच्चे? CBSE स्कूल से हम ला रहे हैं, हमने बच्चों को डफर बना देना, ये तो है नहीं ना। CBSE ला रहे ताकि कुछ बेटर हो। स्कूल हमने धर्मशाला में स्कूल लॉन्च किया है, हमीरपुर में स्कूल लॉन्च किया है, और एक स्कूल कोटा में लॉन्च किया है, जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे। कि अगर ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करनी है तो कहीं ना कहीं बच्चे को छोटी एज से पॉलिश करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा टीचर पर्सन रहेगा ना, बच्चे के बारे में सारे पता होगा, वो कहाँ डिस्ट्रैक्टेड है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, घर पे मामा क्या बोल रहे हैं, पापा क्या बोल रहे हैं, और वो धीरे धीरे कनेक्शन हट रहा है। करंट सिनेरियोज में केसेस आ रहे हैं कि बच्चों की पिटाई कर दी, किसी का कान फाड़ दिया। बच्चा जब पैदा होता है टिल 5 years तक पेरेंट्स को बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। नहीं अब कोई बच्चा है, आपके बच्चे ने पेंसिल उठाई वॉल पे लिख दिया, ये क्यों कर रहा है, ये तो इनडिसिप्लिन, ऐसे पैदा होगा, ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा। मतलब क्या मतलब है? 5 साल तक बच्चा जितना एक्सप्लोर करेगा ना, उतना है तो उतना कॉन्फिडेंट, उतना ही बढ़िया बनेगा। आपने देखा होगा पहले पुराने टाइम 5 साल तक कोई स्कूल नहीं होता था। फिर आता है आपका 5 years से लेके 13 years, ये वाला टाइम होता है जब बच्चा डिसिप्लिन में रहे, डिसिप्लिन सीखे। फिनलैंड का सिस्टम है कि टिल 7 years तक तो कोई कुछ नहीं, नो बुक्स, कोई ABCD 1 2 3 कुछ नहीं। आप उनको गेम्स खिलाओ, क्रिएटिव चीज़ें करवाओ। स्पेसिफाइड स्टडीज़ का टाइम आ गया है
चाइना जिस टाइप से चीज़ें कर रहा है, इंडिया में भी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। किसी भी फील्ड में बच्चे को अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है तो लॉन्ग काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट 9th क्लास से बच्चे को हमें धीरे धीरे मोल्ड करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट समझ के, उसका जो भी इंटरेस्ट है, थोपो नहीं, मार्क्स मेरे आ जाएंगे। क्योंकि मार्क्स ऐसी चीज़ है ना, वो एक गेम है। जब वो गेम समझ में आएगा बच्चे को कि मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं, तभी उसके स्कोर आएगा। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। लाइव टाइम्स टीवी की पॉडकास्ट की विशेष सीरीज में हमारे साथ हर हफ्ते ऐसी शख्सियतें जुड़ती है जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में कुछ बड़ा बदलाव लाया हो, कुछ बड़े चेंजेस लाए हों। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी का भी हो सकता है, तो हमारा ज़्यादा ध्यान एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम इत्यादि पर होता है। आज हमारे साथ जो शख्सियत यहाँ पर जुड़ी हैं, इनके हिमाचल में 12 साल बेमिसाल रहे हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे बीच में मौजूद है IITian योगेंद्र कुमार मीना जी, जो कि एस्पायर एकेडमी के MD है। आपका लाइव टाइम्स टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और काफ़ी रिक्वेस्ट करके हम आपको यहाँ पर लाएं, क्योंकि हमारे जहन में बहुत सारे सवाल हैं और थे और हमेशा रहते हैं। क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि जो बच्चे आप लोगों के एकेडमी में सीधा नहीं पहुँच पाते हैं, उनके डाउट्स हम क्लियर कर पाए और पेरेंट्स तक भी जो है वो एक क्लियर मैसेज जा पाए। तो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए, लाओ लपेट ना करते हुए, मेरा सबसे पहला प्रश्न जो आपसे होगा, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं, आजकल हर कोई कहता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप दिल खोल करके जवाब देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। आजकल हर कोई कहता है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है। मतलब अगर आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से पूछ लेंगे, यदि उसे ABC भी मालूम नहीं है एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन एक परसेप्शन ये है कि एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, खराब है, सब ये कहते हैं। आपका इसको लेकर क्या मानना है और एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? एजुकेशन सिस्टम सर खराब है, ये तो मतलब बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है। जी। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ये तो एक रियोटिक है कि सालों से हम अपनी चीज़ों को गालियां दें, एक फ्रस्ट्रेशन निकालें, बट एजुकेशन सिस्टम खराब नहीं है हमारा। हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी एडवांस्ड है। ओके। अगर आप IIT की बात करो, IIT के क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा उससे रिलेटेड हूँ जी। तो IIT के क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर वगैरह सॉल्व कर रहे होते हैं, उनसे सॉल्व नहीं होते। एक हमारा 12th का बच्चा सॉल्व कर पाता है। ये तो बात हो गई, चलो एक डिफरेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखो सिलिकॉन वैली, जी। सैन फ्रांसिस्को में जो पूरा बना हुआ है, US में बनाया है US ने, जिसको हम बोलते भी हैं कि ब्रेन है, इंडिया का पूरा ब्रेन वहाँ जाता है। जी। तो सैन फ्रांसिस्को में जितनी भी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, टॉप 5 कंपनीज है, टॉप 10 जितनी भी कंपनीज है, उनके CEOs, नॉट ओनली CEOs, बट आप देखो कि मैक्सिमम जो वहाँ पे 60% जनता जो काम करती है वो मैक्सिमम इंडियंस है। तो ऐसा क्यों है? पढ़े तो यहीं से, वो यहीं से गए हैं, यहीं से उन्होंने चीज़ें सीखी है। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम खराब ऐसा नहीं है, हाँ खामियां हैं। ओके। कि ब्रिटिशर्स ने हमारा सिस्टम डिग्रेड किया है और एक उनके लिए काम करने के लिए, मतलब हम फॉलोअर्स बना रहे हैं, वी आर नॉट क्रिएटिंग लीडर्स। एक वो पॉइंट बड़ा एजुकेशन सिस्टम के बारे में आता है। बट मुझे लगता है कि वो नीड ऑफ द आवर है। नीड ऑफ द आवर क्या है कि जो मिडिल क्लास है उसको अपने बच्चे को सेटल ही करना है। जी। तो वो सोचेगा वैसे कि मेरा बच्चा कुछ ऐसी चीज़ें सीख जाए कि आगे जाके वो, तो अपनी इकॉनमी डाउन है। अब हम US से कंपेयर करते हैं इंडियन सिस्टम को, UK से कंपेयर करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन उतना जायज़ नहीं है। हम चाइना से कंपेयर करें तो फिर भी, क्योंकि वो भी एक डेवलपिंग कंट्री था, है ना। अब तो वो ऑलमोस्ट मतलब अभी भी डेवलपिंग ही बोलते हैं, बट डेवलप्ड ही है। इंफ्रा बहुत ही औसम है वहाँ का। जी। तो हम उससे फिर भी कंपेयर कर सकते हैं कि उन्होंने क्या चेंजेस लाए हैं, हमने क्या चेंजेस नहीं लाए हैं, तो वो कैसे आगे बढ़े, वो सारी चीज़ें हैं। बट एजुकेशन सिस्टम को जो है खराब बोलते हैं, उसका एक ही रीज़न है कि हमारी थ्योरेटिकल स्टडीज़ बहुत ही एडवांस्ड है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं है उसमें। आप देखो कि कोई भी बच्चा कॉलेज पास आउट है, ग्रेजुएशन कर लिया उसने, तो ग्रेजुएशन करने के बाद वो अपने स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर रहा होता है। तो ग्रेजुएट होने के बाद में वो उतना स्किलफुल नहीं लग रहा है हमें। और उसका रीज़न वही है कि हमारे कॉलेज का सिस्टम भी थ्योरेटिकल ज़्यादा है, बट खराब नहीं है वो। आई थिंक नीड ऑफ द आवर थी
और धीरे धीरे चीज़ें चेंज हो रही है। जैसे आप भी बात कर रहे हो कि एजुकेशन सिस्टम खराब है, जी तो आपके दिमाग में भी कहीं से आया है। बिल्कुल। तो एजुकेशन सिस्टम की जहाँ तक बात की जाए, कैसा होना चाहिए, क्या प्रैक्टिकल ज़्यादा है? हाँ मतलब देखो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही औसम है। हम्म, उसका अगर थॉट प्रोसेस देखा जाए, अब इम्प्लीमेंटेशन की एक अलग बात है। इम्प्लीमेंटेशन तो करना तो टीचर्स नहीं है, जी। स्कूल्स में पढ़ाना तो टीचर्स नहीं है। वो कितने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढालते हैं और फिर चीज़ें आगे बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि थोड़ा सा लर्निंग पे ज़्यादा फोकस्ड है, मार्क्स पे ज़्यादा फोकस्ड है। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब होने के रीज़न क्या है? प्रैक्टिकल नहीं है। जी। प्रैक्टिकलिटी क्यों नहीं है? रीजन बिंग मार्क्स पे ज़्यादा फोकस्ड है। किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे हैं तो अच्छा है, जिस बच्चे के मार्क्स नहीं है वो नहीं अच्छा है। अब मैं अपना एस्पायर का ही बताऊं तो एस्पायर में जब बच्चा कोई आता है, +1 में आता है, तो हम +1 में कोई भी कोचिंग लेने आता है तो उससे पहले जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं, हम क्या करते हैं, बेस्ड ऑन परसेंटेज उनको सोचते हैं कि जिसका परसेंटेज अच्छा है उसको डिफरेंट टाइप की स्टडीज है, जिसका परसेंटेज डाउन है उसको एक बेस से ही, क्योंकि आप हर बच्चे को सेम टाइप की चीज़ नहीं दे सकते। तो जिसका कुछ बच्चों का जैसे मान लो 9th क्लास में 75% है, अब उस बच्चे को आपने नॉन मेडिकल पढ़ाना है या मेडिकल पढ़ाना है तो उसको थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा। क्या आपने ऐसा देखा है कि 60% वाला जो वहाँ पे? क्या यही मैं सेकंड पॉइंट इसी पे आ रहा था। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 60% है और बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बैच शिफ्टिंग भी कर रहे हैं। ओके। मतलब वो है कि मैंने IIT का पढ़ना था, मेरा 9th क्लास तक उतना ही था। क्योंकि इसमें ऐसा है ना कि सर टिल 10th क्लास स्कूल सिस्टम की अगर हम बात करें, टिल 10th क्लास कोई भी बच्चे को बोलेंगे कि आप बहुत सॉलिड है, ये इट्स प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। किसी बच्चे को नॉलेज होगी, वो स्टार्स की बात कर रहा होगा, गैलेक्सीज की बात कर रहा होगा, वो बियॉन्ड कंपेरिजन कोई बात कर रहा होगा, तो हम बोलेंगे कि बड़ा इंटेलिजेंट है बच्चा। तो वो नॉलेज एस्पेक्ट हो गया। बट अल्टीमेटली लाइफ में क्या काम आता है, वो तो आपकी क्विकनेस है, इंटेलिजेंस है। हाँ, मेमोरी भी एक गेम है, नॉलेज भी एक होना चाहिए। आजकल पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है कि 90-95% उनके बच्चों के नंबर आए। ये कितनी सही एक्सपेक्टेशंस बच्चों से है? क्या आप मानते हैं इसको लेकर? वही देखो, दैट्स व्हाई आवर एजुकेशन सिस्टम इज डिग्रेडेड। मार्क्स का जो एक्सपेक्टेशन है ना, क्योंकि आजकल क्या मार्क्स का एक्सपेक्टेशन मतलब वो बचपन से बन गया है। ROI हो गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया हर चीज का। ऐसे नहीं कि पैसे लगाए, मतलब मैंने बच्चा पैदा किया है और बच्चा नहीं सही कर रहा, तो ये मेरी उसको अपब्रिंगिंग पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे मैंने उसको पाला, वो शायद क्या दिया है मैंने। और कहीं ना कहीं वो जो कंपटीशन है ना, वो पेरेंट्स में भी कंपटीशन है कि अगर हमारे बच्चे अच्छे नहीं कर रहे होंगे तो हम ईगो पे ले जाएंगे बात। तो 95-90% सर नहीं मैटर करता है। व्हाट मैटर्स इज कि बच्चा क्रिटिकली कितना सोच पा रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट एप्टीट्यूड उसका कितना अच्छा है। मेमोरी रोल प्ले करता है, ऐसा नहीं कि मेमोरी भी सर काफ़ी तो जेनेटिकल होता है कि कुछ बच्चों की बड़ी शार्प मेमोरी होती है, तो ये सारा मैटर करता है। बट मार्क्स मुझे लगता है कि हमारे पास बच्चे अलग अलग आते हैं बट काफ़ी फेल हो जाते हैं। मार्क्स मतलब प्रायोरिटी नहीं होनी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, IIT आप रहे हैं, उसके बाद फिर एकदम से ड्रिफ्ट शिफ्ट सीधा इस तरफ एजुकेशन की तरफ को, ये क्यों? ये कहाँ से, किसने इंस्पायर किया? मजबूरी थी या कुछ और कारण? अब मैं अगर आपको फ्रेंकली बताऊँ तो मैं बड़े छोटे से गांव से हूँ। ओके। और ऐसा नहीं है कि बहुत पुअर थे, ऐसा नहीं है। मिडिल क्लास बोल दो गांव के अकॉर्डिंग, या सिटीज़ के अकॉर्डिंग लोअर मिडिल क्लास बोल दो। तो गांव से, अब गांव में पढ़ते थे, है ना। अब हम लोग जिस जनरेशन के हैं, हमने सारा शिफ्ट देखा है, सेल फोन का सब कुछ। मैं तो अगर बताऊं तो मेरे सामने ही मेरे गांव में इलेक्ट्रिसिटी आई थी, खंबे पहले थे। तो जब पहली बार बल्ब वगैरह देखते थे लोग बड़े डरते थे, है ना। वो बटन में मुझे अभी पता है कि पेरेंट्स लोग जो थे वो एक स्टिक रखते थे और उससे स्विच ऑन करते थे कि इससे चिपक जाते हैं, ये खींचता है। दैट काइंड ऑफ थिंग वाज देयर। तो एक मन में था कि यार कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा करना है। वो पेरेंट्स ने चीज़ें बताई, क्योंकि जब गांव में जब थे तो पेरेंट्स, मतलब मेरा पढ़ने का रीज़न मेरे पेरेंट्स ही हैं, जो एक ही स्टेटमेंट बोलते थे कि बेटा पढ़ ले लिख ले, नहीं तो भैंसे चराएगा। यहाँ पे तुझे जानवर को रखना पड़ेगा, भैंस, ये ज़िंदगी बड़ी ख़राब है, पढ़ लिख ले तो आगे बढ़ जाएगा। तो ये था कि कुछ करना है लाइफ में, बड़ा करना है। तो पहले टिल 5th क्लास तक गांव के स्कूल में पढ़े, 3 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहाँ पढ़ते। उसके बाद फिर मेरा नवोदय में सिलेक्शन हो गया था। फिर वहाँ पे भी था कि कुछ करना है, कुछ करना है। वो एक बन गया था कि नहीं यार है, पेरेंट्स ने न डाला था ऐसे ही। तो वो कुछ करने की जद्दोजहद में ही आप फिर नवोदय में पढ़ा मैं +1 तक। फिर +2 में मैंने
ड्रॉप किया नवोदय और फिर मैंने ट्यूशन की, पहले कोटा में, कोचिंग नहीं की, फिर कोचिंग की, फिर वहाँ से IIT। तो वही चीज़ था कि कुछ कुछ करना है। फिर जॉब की, फिर जॉब से थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं था कि यार ये तो वही एक जॉब भी किया? हाँ, जॉब मैंने 1.5 ईयर तक पोलारिस फाइनेंशियल कंसल्टेंसी में जॉब किया है। ओके और फिर कुछ और चीज़ें भी, बॉम्बे में ही था मैं 8 ईयर से, ओके तो कुछ और चीज़ें भी की मैंने। और फिर उसके बाद फिर कोचिंग का डिसाइड किया। कोचिंग का डिसाइड मतलब ऐसा नहीं था कि ड्रीम था कि कोचिंग ही करना है। मेरा एक फ्रेंड था जो पटना से है, तो उसने बोला कि यार हम लोग कोचिंग करते हैं। तो फिर हमने दोनों ने सोच के एक कंबाइंड मॉडल बनाया और फिर हमने कोचिंग स्टार्ट किया यहाँ पे शिमला में। ओके मैं इस प्रश्न पर आऊँगा, थोड़ा ब्लंट ज़रूर हो सकता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में भर भर के बच्चों को एडमिशन्स करवाई जाती है, खूब 200, 300, 400 के बैचेस भी जो है वो देखने को मिलती है। अगर मैं एस्पायर की बात करूँ, तो वास्तविक तौर पर कितनी प्रतिशतता रहती है सक्सेस उसकी कि आपके पास टॉपर्स आते हैं, चीज़ें रहती है? बच्चा 10th के बाद जब आता है तब शिफ्ट होता है ना, अच्छा खासा शिफ्ट होता है 10th क्लास के और 11th क्लास के लेवल में। तो उसमें हमने 75% एक बैरियर रखा हुआ था, अभी नहीं है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। 75% बैरियर रखा था और उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि हर बच्चा इंजीनियरिंग या डॉक्टर नहीं बन सकता। फिर उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम आई, हम लेते नहीं थे ब्लड, भी मना करते थे कि 75% नीचे तो टेस्ट भी नहीं दोगे। 75% से 90% के बीच को टेस्ट देता था वो, और क्वालिफायर है तो जेन्युइन तरीके से। 90 अबव वाला कोई बच्चा मैथ्स में, साइंस में, तो हम उसको IIT से ले लेते थे। आप किसी बच्चे के एडमिशन टेस्ट बेस पे कराते हैं? ऐसा है कि आ जाओ जिसने भी आना है? ड्रॉपर में तो हम मना नहीं करते किसी बच्चे को, कोई भी आ जाए। 1 साल की कोचिंग होती है, 8 महीने की कोचिंग होती है, 8-9 महीने की कोचिंग होती है। +1 में हम मना करते थे, ओके बट अब नहीं करते हैं। ओके उसका रीजन क्या है कि हमने कुछ लोगों को ऑफेंड कर दिया था और फिर उसके कुछ रिप्रिकॉशंस हुए थे। तो फिर हमने ये ठीक है, जनता ही चाहती है तो करो, बट फिर भी हम समझा देते हैं कि ये बच्चा इस लाइक नहीं है। तो हमने क्या किया, फिर एक अलग बैच बनाया कि इसको हम बोर्ड लेवल का ही पढ़ाएंगे पहले, और बोर्ड से फिर कंपटीशन कर रहे हैं। अगर ये बच्चा, जैसे आप बोल रहे थे ना 60% वाला बच्चा भी आगे जाता है, तो हमने एक बैच बनाया न्यूटन बैच। उसकी फी भी कम रखी, जिस बच्चे की परसेंटेज कम है वो बच्चा उस बैच में आएगा। काफी सारे पेरेंट्स से नहीं, हम तो उसी बैच में लेना है जहाँ पे सब IIT बनना चाहते हैं। मैंने नहीं, आपके बच्चे की परसेंटेज कम है, इसमें 2 महीने पढ़ाएंगे, सेम टीचर पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप न्यूटन बैच में कम फी दे रहे हो, आपका बच्चे को अलग टीचर पढ़ाएंगे, सेम टीचर पढ़ाएंगे। अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर अलग अलग बैच में जाएगा। अब मैं अगला सवाल जो आपसे पूछ रहा हूँ वो यही है। आपने बात करी कि सेम टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन अमूमन ये भी देखा जाता है आजकल के समय में कि कुछ एक्सपीरियंस्ड या बड़े टीचर्स का जो है वो एड्स एंड ऑल, इन सब में ब्रांडिंग होती है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते हैं कि हमारे पास यहाँ से, वहाँ से, कोटा से, यहाँ से बड़े बड़े टीचर्स हैं। और जब इन रियलिटी जब बच्चों के एडमिशन्स हो जाती है तो फिर मतलब आप कहिए कि नॉर्मल से बिल्कुल टीचर, या कईयों का ये भी कहना है कि एक्सपीरियंस नहीं है, या इस तरह की चीज़ें हैं, जो दिखाया गया वो हुआ नहीं। ये क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऐसी दौड़ चल रही है? और आपके में क्या कुछ ऐसा है? क्या आप भी बड़े बड़े टीचर्स को ब्रांड करते हैं और फिर बाद में? अब सेकंड ये है कि पहले तो एस्पायर में टीचर्स बेस्ड ब्रांडिंग नहीं है। देखो, ये कोटा का कॉन्सेप्ट था, फिर चंडीगढ़ में भी आया। कैसे आया कि टीचर आएगा, वो एक महंगी कार से आएगा, उसके जैसे वो उतरेगा तो 2 गार्ड्स रहेंगे, वो गार्ड्स या बाउंसर्स रहेंगे, उसको लेके जाएंगे। वो टीचर्स का माहौल बनता था। बट अब सोशल मीडिया का टाइम है तो चीज़ें चली गई है। वो ये पुराने टाइम थी कोटा में। तो जब मैंने खुद कोचिंग की है कोटा से, तो हम लोग तो इस कि यार वो तो टीचर कितने खतरनाक है, कितना दबंगई होती है ना एक, वो दिखे टीचर में एक स्टारडम, तो उससे आते थे। बट ऐसा नहीं है। एस्पायर की अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये जरूर है कि अलग अलग बैचेस में अलग अलग टीचर पढ़ाते हैं। ओके जैसे आप बोल रहे थे ना कि ये एक टीचर है तो इसमें अलग, हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है। उसका रीजन ये नहीं है कि हमने किसी बच्चे को डाउन एजुकेशन देनी है। बट मैं आपको फ्रैंकली बोलूँ, जैसे मैं IIT के लिए पढ़ाता हूँ जी, तो मैंने अलग अलग बैचेस में पढ़ाया, बट बच्चे वहां से रिवोल्ट कर जाते हैं। अब इसमें क्या है कि टीचर का IQ और बच्चे के IQ में अगर ह्यूज डिफरेंस है ना, टीचर कभी पढ़ा नहीं पाएगा। तो अलग अलग बैचेस में अलग अलग टीचर्स होते हैं। ये इंस्टीट्यूट की ऑनेस्टी है कि आप किसी के साथ दगा नहीं कर रहे हो। तो वो हमने रखा हुआ है कि हमने किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं करना है। क्योंकि गलत करोगे ना आप, जब सही करने जाओगे आप अच्छे इंटेंशन से, तो थोड़े दिन रेजिस्टेंस होगा, थोड़े दिन कुछ प्रॉब्लम होगी, क्रिटिसिज्म आएगा,
बट अगर आपका इंटेंशन सही है ना, तो आदमी दूर से आदमी जो देख रहा होगा बोल रहा होगा यार हो सकता है अभी गड़बड़ हो रहा हो, बट ये लोग गलत नहीं है, ये चीज़ें गलत नहीं, ठीक कर रहे हैं। हम एक तो ये नहीं करते कि टीचर यहाँ का होना चाहिए वहाँ का होना चाहिए स्टेप से। टीचर्स के क्वालिफिकेशन पहले तो उनका टेस्ट होएगा, तो पैकेज ग्राउंड पहले टेस्ट होएगा, टेस्ट होकर डेमो होगा, फिर टेक्निकल राउंड होगा, HR राउंड होगा, वो सारा एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि बस किसी ने बोला और सीधा आ गया, तो एक टफ प्रोसेस है। वो टफ प्रोसेस अगर किसी ने कर ली तो फिर जो थोड़ा सा जो पॉलिशिंग होता है वो आप ट्रेनिंग के टाइम पे कर सकते हो किसी भी टीचर को आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग। जैसे हिमाचल के बच्चे को पढ़ाने का क्राइटेरिया अलग है, हरियाणा का बच्चा अलग टाइप से पढ़ता है, पंजाब का बच्चा अलग पढ़ता है। ओके। तो आपको पॉलिशिंग करनी पड़ती है। आपको नीट वाले बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको टीचर्स को बोलना ही पड़ता है कि इधर उधर की चीजें नहीं, यहाँ पे आपने अपने स्टारडम बनाने नहीं आए हो, आपने बच्चों का क्वालिफाई करवाना है। तो टीचर्स को उस सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ढालना है कि नहीं यहाँ पे स्टारडम नहीं चलती है। बच्चे, हिमाचल का बच्चा सबका रेस्पेक्ट करता है जी। ऐसा मत सोचो कि आपको जवाब देगा या कुछ करेगा, वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा, वो नमस्ते बोलेगा, सारी चीजें करेगा। आप ज्यादा उसकी हेल्प कर रहे हो तो आपके लिए एप्पल भी लेके आएगा जी। मतलब उससे भी चीजें अच्छा ऑनर करता है बच्चा जी। एक बार आपके इवेंट में आना हुआ था हमारा, तो हम देख रहे थे वहाँ पर, मैंने देखा कि 4-4 साल पुराने बच्चे भी जो है वो नीट शायद क्लियर कर रहे थे वो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे भी बच्चे होते हैं और क्या ऐसे बच्चों से फीसेस ली जाती है या फीसेस पूरी ली जाती है या उसमें कुछ कमी की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इसमें ऐसा होता है कि जैसे बच्चा कोई आया 4 साल तक पढ़ा, पहले साल आया तो पहले साल हम उससे फी पूरी लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आया तो फी कम होती है, नेक्स्ट ईयर आया तो कम होती है। ऐसा कि जो 4 साल वाला बच्चा होगा ना वो तो ऑलमोस्ट 0 फी पे पढ़ रहा होगा। ओके। ऐसे ही होता है वो, ऐसा नहीं कि हम ही करते हो, सारे कोचिंग्स करते हैं, सपोर्ट सब करते हैं, गरीब बच्चों को भी सारी कोचिंग सपोर्ट करते हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की फीस जो है वो इतनी होती है कि एक लोअर मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, मिडिल क्लास की बात करें, वो साल भर में जितना कमाता है उतनी फीस होती है। तो क्या ये सिर्फ अमीरों का खेल रह गया कोचिंग, या कोई लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास वाला भी इसमें आ सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अपने एंड से करते हो, जो पढ़ाई करने में अच्छा हो बच्चा उसके लिए हेल्प करते हो, कुछ ऐसा सिस्टम भी रहता है? इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कोचिंग अमीरों का ही खेल है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। और कोचिंग जो पूरे इंडिया में या कहीं पे भी बदनाम है ये वाला, IIT और JEE का कोचिंग को लेके लोग ऐसे होते हैं कि थोड़ा से क्यों है। यहाँ है कि यहाँ एक बार बच्चा सेट हो गया तो लाइफ टाइम सेट है, तो सब करवाने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल कोचिंग जो बदनाम हो वो ये है कि जो रिच पीपल हैं वो एजुकेशन को खरीद रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बात करूं तो मतलब है रिच, मतलब रिच लोग एजुकेशन खरीद रहे हैं और कोचिंग अमीरों का ही गेम है। बट जो एक बात है, जो द अल्केमिस्ट अगर आपने पढ़ा हो बुक में, जो चीज़ है कि अगर आपको इच्छा है किसी चीज़ की या आप कोई टारगेट करते हो, एम रखते हो, तो पूरी कायनात आपको लगाती है। आपका ड्रीम है तो पूरी कायनात लगा देती है, वो वाली चीज़ है। तो हर कोचिंग जो फी दिखती है वो एक्चुअल फी नहीं होती है। अच्छा। ओके। तो सिस्टम वैसे चलता है। हमारा एक सुपर 50 प्रोग्राम है, उसमें हमने कमिटमेंट किया है 50 बच्चों को फ्री पढ़ाने का। कमिटमेंट क्यों बोल रहा हूँ, हर साल एवरी ईयर 50 बच्चे उसमें भी नहीं आते। ये भी हमने देखा है हिमाचल में, हम सुपर 50 एग्जाम ले रहे हैं, हमारे पास 6000 बच्चा फॉर्म भरता है, 1000 बच्चा अपियर होता है फर्स्ट राउंड के लिए, 50 बच्चों के लिए पूरा भी अपियर नहीं होता। मतलब मैं देख रहा हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन बट स्टिल बच्चा आना ही नहीं चाहता। और ये क्यों स्टार्ट किया था मैं बताता हूँ आपको। मैंने देखा यहाँ पे जो गवर्नमेंट टीचर्स की कम्युनिटी है ना हिमाचल में, बहुत ही सॉलिड है सर, मतलब काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंकली। इसमें ऐसा नहीं कि मैंने किसी को लाइज नहीं करना है इसलिए बोल रहा हूँ। मैंने देखा कि वो अपने बच्चों को पूरी फी में पढ़ा रहे हैं, बट उन्हीं के स्कूल में कोई गरीब बच्चा है तो वो आपस में कंट्रीब्यूट करके एस्पायर में डाल रहे हैं। क्या कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास कोई बच्चा आ रहा है और वो कह रहा है कि भाई ठीक है मैं टैलेंटेड हूँ, या चीज़ें हैं, कहने पर आप जो है वो उसको कंसेशन दे रहे हो, या उसका कुछ उस टाइम पे आप कोई एग्जाम ले रहे हो या कुछ कंडक्ट कर रहे हो, ऐसा भी कुछ होता है, या फिर सुपर 50 में ही आपको आना पड़ेगा? सुपर 50 के अलावा टीचर्स की, गवर्नमेंट टीचर्स की रिकमेंडेशन पे हम लोग फ्री पढ़ाते हैं, अभी भी है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं आपको स्पेशली बोलूँ तो ठियो गर्ल्स स्कूल के जो टीचर्स हैं ना बहुत ही सपोर्टिव है। सीरियसली उन्होंने क्या किया है कि मेरे से, उनका एक सर है, उनका बड़ा बच्चा IGMC से भी निकला है, तो इन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये बच्ची है, इसको शूज वगैरह कपड़े भी हम ही खरीद के देते हैं। अच्छा। तो उसको फ्री में हम पढ़ाया, हॉस्टल का वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीचर्स मिलके। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जब हम बात करते हैं तो ऐसा देखा जाता है, ऐसा माना जाता है
कि फ्रिक्वेंटली टेस्ट होते हैं, फ्रिक्वेंटली टारगेट्स होते हैं कि इस टारगेट को अचीव करना है, ये अचीव करना, वो अचीव करना है, ये इस चैप्टर का टेस्ट है, इसका मतलब रोज़ाना टेस्ट रोज़ाना कोई ना कोई टारगेट। बच्चा कई बार प्रेशर में भी पड़ जाता है। बिल्कुल। आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं कि क्या बच्चा कहीं माइंड से एक तरीके से डेड तो नहीं हो रहा है इन टारगेट से, इन टेस्ट से, और इस चीज़ को कैसे कोप अप करते हैं? द मोमेंट यू अपेयर फॉर अ टेस्ट, एक टेस्ट के लिए अपेयर हो गए ना, वहां से प्रेशर आता है। तो टेस्ट की फ्रीक्वेंसी एक ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी भी रखनी होती है। अगर आप ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी नहीं रखोगे तो जो बच्चा कैपेबल है निकालने, उसके साथ दगा कर रहे हो। टेस्ट ज़्यादा रखोगे तो आप उस बच्चे को और बर्डन कर रहे हो। जो बच्चा चाह रहा है कि यार मेरे को थोड़ा उठने का मौका तो दो, थोड़ा मोटिवेट होने का मौका तो दो, तो वो उस टाइप से करना पड़ता है। बैच टू बैच थोड़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। बट येस, इट इज़ ट्रू, ज़्यादा टेस्ट रखते हैं हम तो प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता है। ये जेन जी जो है ये थोड़े से ज़्यादा नाजुक, इमोशनली डाउन है क्योंकि कॉन्स्टेंटली इमोशनली डाउन है। अभी तो ये सिचुएशन हो गई कि आप किसी बच्चे को 1 आवर फिक्स चीज के लिए बैठाओ, बड़ा डिफिकल्ट है। अमूमन ऐसा भी देखा जाता है कि ये बड़े टेस्ट है एक तरीके से, जेई नीट की जब हम बात करते हैं, बच्चा स्कूल में ब्रिलियंट है, आता है वो कि मैं टॉपर था स्कूल में, मैं तो ब्रिलियंट था, मुझे सब कुछ आता है। पहले दिन वो फ्रंट रो पे बैठता है, पहले 1 महीना फ्रंट रो पे बैठता है, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसके इर्द गिर्द जो 10 बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं, वो हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हमें ये भी आता है, वो भी आता है। वो बच्चा धीरे धीरे एक एक बेंच खिसक के पीछे चला जाता है और लास्ट में पहुंच जाता है। उस चीज़ को कैसे कोप अप किया जाता है, और क्या उन बच्चों पर भी ध्यान दिया जाता है कि जो फ्रंट में था वो आज बैक में चला गया है, या जो अपने आप को एक तरीके से जो फ्रंट पे बैठा होता है बच्चा, वो कहीं ना कहीं उसका ये कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ब्रिलियंट हूँ और मुझे आता है, लेकिन वो फिर धीरे धीरे पीछे शिफ्ट हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है वो बिल्कुल ही शिफ्ट हो जाता है, वो बाहर ही निकल जाता है सिस्टम से, ही नहीं करना है। ऐसे बच्चों को किस तरह से संभालते हैं? अब किसी बच्चे का बहुत ही कम स्कोर आ रहा है ना, इसका मतलब बच्चा कुछ नहीं पढ़ रहा है, वो डिस्ट्रैक्टेड है, बट कोई तो गाइड करने वाला चाहिए। कम से कम पेरेंट का एक एक्सपेक्टेशन है तो कुछ तो करो। तो उसके लिए हमने एक ईयर प्रोग्राम स्टार्ट किया है। वो पूरा वेलफेयर डिपार्टमेंट है, उसका काम ही है कि आप पूरे टेस्ट में आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन बच्चा डाउन है और उनको आप उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ। हर टीचर को एक एक बैच का मेंटर बनाया, और मैं बोलूँगा कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, जितने भी स्कूल है, सब बनाए। इस आपके चैनल के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू मैं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें होनी जरूरी है। मतलब आपके पास भी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अब ये नहीं कि वो वीक बच्चा था स्टार्टिंग ना, वो अच्छा था, स्कूल में अच्छा था, बट अलग अलग बच्चे होते हैं। कोई शाय होता है, कोई आउट, जो बिंदास तरीके से बोल पाता है ना, क्योंकि कोचिंग में जनरली टीचर्स फ्रेंडली होते हैं, बच्चे को उनसे फेयर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होता है। बट फिर भी कुछ बच्चे शाय होते हैं जो बोल ही नहीं पाते, तो उनको कौन रीच करेगा? तो उनको एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है, वो रीच करेगा। या हर बैच के टीचर्स बनाए हुए हैं, मेंटर्स बनाए हुए हैं टीचर्स। इन टीचर्स का काम क्या है कि आप बच्चों से बात करो। इनको टारगेट दिया होता है कि 10-10 बच्चों से आपने बात करनी है, जो वीक है, 10 उन बच्चों से बात करनी है जो थोड़ा लैग कर रहे हैं, और इनको गाइड करना है कि कैसे आगे बढ़े, और उनकी प्रॉपर रिपोर्टिंग लेते हैं। मतलब ज्यादा ध्यान कमजोर बच्चों पे नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्यादा ध्यान कमजोर बच्चों पे, सब पे ध्यान है। अच्छा, मेरे एक जहन में ये भी सवाल आ रहा है कि आप किसी को ये भी कह देते हैं कि बेटा आप घर जाओ, आपके पास की बात नहीं? ये बोलना पड़ता है सर, क्योंकि आप देखो ऐसा है ना कि पहले साल तो नहीं बोलते हैं, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ। आप बोलते थे कि देख मेरे बेटे निकाल, आप होते कौन हो ये बोलने वाले कि ये 60% वाला 50% वाला नहीं कर सकता। तो फर्स्ट ईयर में हम लेते हैं, ओके, बट सेकेंड ईयर में 1 साल आपके बच्चे ने कोचिंग की, जैसे नीट का एग्जाम्पल लूँ मैं, 1 साल बच्चे ने MBBS की या नीट की कोचिंग ली। नीट की कोचिंग लेने के बाद 1 साल में अगर कोई बच्चा एक पर्टिकुलर स्कोर से कम आ रहा है, 320 से कम आ रहा है, सेकेंडरी ड्रॉप करना चाहता है, तो उसकी प्रॉपर काउंसलिंग होती है, उसके पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है कि नहीं होएगा, क्योंकि इट्स अ ट्रैप। बच्चा एक बार आता है, उसका स्कोर अच्छा नहीं आएगा तो मैं एक बार और फाइट मारता हूँ, अच्छा आ जाए। अगर ठीक स्कोर आ गया तो अरे मैं तो पास में ही था कट ऑफ के, और मार लेता हूँ। तो जैसे 4-4, 5-5 साल भी बच्चे लगाते हैं और निकलते भी हैं, सक्सेस स्टोरीज भी है, फेलियर स्टोरीज भी है, तो मिक्स है चीजें। ओके सर, अब थोड़ा बात कर लेते हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सवाल एक होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बेवकूफ़ बनाते हैं, और बड़े बड़े होर्डिंग्स आपके भी लगे होते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स, मैं यही नहीं कह रहा हूँ कि हम बेवकूफ़ बनाते हैं, उसमें टॉपर्स के फोटोज़ होते हैं, और मैक्सिमम
कई बार अखबारों में भी जब देखना होता है 4-5 अखबार लाइन में लगा दो तो ए के पास भी वही टॉपर है, बी के पास भी वही टॉपर्स है, सी के पास भी, डी के पास भी, ई के पास भी। तो ये बड़ी गंदी गेम आप कहेंगे इसको, कैसी गेम कहेंगे? क्या सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसा करते हैं या ऐसा करना ज़रूरी होता है या क्यों किया जाता है ये? इसको मैं बोलूँगा ढीठपन है सर, हाँ, और ढीठपन बोलो या बेईमानी है, हाँ, ऑनेस्टी नहीं है। अब अगर आप लोकल कोचिंग की बात करो या गांव, आप अपने गांव की बात कर लो, गांव में कोई भी इवेंट हुई तो सबको पता चल जाता है। ऐसे छोटे शहरों में जनरली नहीं होता है। जैसे एस्पायर की बात करें, अगर आप देखोगे तो सारे रिजल्ट जेन्युइन है, एक भी रिजल्ट ऐसा नहीं मिलेगा जो जेन्युइन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ बच्चा टेस्ट सीरीज का होगा जो 4-5 महीने से जुड़ा है, जैसे दिसंबर से हमारा चलता है, तो लिखते हैं, हम बोलते हैं एपीएल का पार्ट है, इसका पार्ट है, बताओ। मतलब कमी नहीं, बताते तो है ना कि किस चीज़ का पार्ट बताना जरूरी है, क्योंकि ये एक्चुअली क्या है, ये जो बच्चे हैं ना, ये आपके ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जी। क्या हिमाचल में ऐसा होता है? आपको लगता है कुछ, क्योंकि आप तो नजर रखते ही होंगे सब पे। हिमाचल में मतलब मैक्सिमम कोचिंग्स जेन्युइन है। कुछ कोचिंग्स नहीं किया था। अब ये बोलना कि हमारे रिजल्ट में दिखाया है, जो भी है, अब उनका लॉजिक था कि मेरे पास 9th क्लास में पढ़ा था बच्चा, आपके पास ड्रॉप ईयर में। अच्छा। हम लोगों ने तो ये पॉलिसी बनाई कि अपने, अब हो सकता है कि हम भी शायद आने वाले टाइम पे करें, बट अभी रिजल्ट अच्छे हैं तो क्यों करना है हमने। मतलब आदमी का नहीं पता होता ना कब क्या माइंड सेट है, बट वो ऑनेस्टी हमने रखी हुई है, क्योंकि जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर है ना, वो जाके बोलेगा ना, उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। तो किसी भी कोचिंग के सक्सेस होने का रीजन ये नहीं है सर कि बड़े बड़े होर्डिंग, या बिल्कुल नहीं, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स है जो हर कॉलेज में, आप किसी भी मेडिकल कॉलेज में चले जाओ और आप देखोगे कि एस्पायर के ग्रुप्स बने हुए हैं, एलुमनाई ग्रुप्स है। आईजीएमसी में 25 के आसपास बच्चे तो एटलीस्ट होते ही हैं एवरी ईयर। इस साल हमारे जैसे 141 एडमिशन है सारी मेडिकल कॉलेजेस में। 12 साल बेमिसाल, कितने टॉपर्स एस्पायर ने दिए होंगे अभी तक, अगर आप मोटा मोटा आइडिया लगाए? जेई या नीट? मतलब अगर हिमाचल टॉपर बोलोगे तो 7 टॉपर्स हैं हमारे। ओके। जो अलग अलग सालों में 2017 से स्टार्ट अगर हम करें, 2014-15 में भी आए थे, बट हिमाचल टॉपर्स नहीं आए थे उस टाइम पे। ओके। तो 17 के बाद 17-18 इन सब ईयर्स पे 7 टॉपर्स दिए हमने, जेई में, नीट में, और कुछ बच्चे बोर्ड में भी टॉप किया जिन्होंने बच्चों ने। ओके। और रही बात एडमिशन्स की मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में, वो आंकड़ा कितना होगा मोटा मोटा? सर आंकड़ा ये मान लो कि एवरी ईयर फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स हम लोगों का 90 एडमिशन से ज़्यादा रहा है। 90, फिर 100, अभी इस साल 141 बच्चा अभी गया है हमारा मेडिकल कॉलेजेस में। ओके। और वो भी है 579 के आसपास, 879 के आसपास टोटल बच्चा था हमारे पास में। ओके। और उनमें से 141 बच्चा मेडिकल कॉलेजेस में सेलेक्ट हुआ है, एंड 250 के आसपास ही 183 के आसपास हमारे पास में जेई में बच्चा कम होता है यहाँ जनरली। मेडिकल में ज़्यादा होता है हमारे पास। ऐसा है कि 100 बच्चा अगर जेई में होगा तो 1000 बच्चा हमारे पास में इसका होगा, नीट का होगा। ये रेशियो है। ओके। 1:10 का रेशियो चलता है। तो उसमें हमारे 56 बच्चा है जो IITs, IIITs, एक बच्चा IIT में गया है, क्वालिफाई ज़्यादा हो गए थे। ओके। 3 बच्चा IIITs में गए हैं, फिर NIT हमीरपुर में है, बाकी NITs में NIT दिल्ली, ऐसे अलग अलग NITs में सेलेक्ट हुए हैं। सर एक चीज़ बार बार उठ के अब सामने आ रही है कि कोचिंग्स का सिस्टम बंद होने वाला है। ये कितनी सत्यता इसमें है और आप क्या मानते हैं इस चीज़ को लेके? कोचिंग्स का सिस्टम बंद नहीं होगा सर। कोचिंग्स जो है वो सालों से चली आ रही है। अगर मैं आपको बात करूं महाभारत के टाइम पे, जिसको हम द्वापर युग बोलते हैं, त्रेता युग बोलो, द्वापर युग बोलो, तब भी कोचिंग्स थी। तब जो गुरुकुल थे वो कोचिंग्स ही तो थी। गुरुकुल क्या थे? किसको एजुकेशन मिलती थी गुरुकुल में? राजाओं के बच्चों को भी एजुकेशन मिलती थी। किस क्या करने के लिए? राजा बनने के लिए। शस्त्र और शास्त्र की एजुकेशन देते थे जी। वहां नहीं अलाउड होता था। कोचिंग सिस्टम जाएगा नहीं, क्योंकि अमीर लोग जो हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने अपने बच्चों को एज देनी है। यहाँ पे ये बात सही है कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, और गवर्नमेंट इस पे कर्ब कर रही है। ये बिल्कुल सही है कि कोचिंग्स में डाउनफॉल आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि स्कूल सिस्टम थोड़ा सा उतना ऑथेंटिक, कम ऑथेंटिक जैसा बनता जा रहा है। तो होगा क्या कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले लोग हैं वही अगर स्कूल सिस्टम में आ जाएंगे तो इट वुड बी क्वाइट गुड, बट कोचिंग बंद नहीं होएगा। ये हो सकता है कि जो स्कूल वाले बच्चे हैं
जो कोचिंग में जा रहे हैं, जो कोचिंग की तरफ झुकाव आ रहा है, वो थोड़ा चेंज हो। अब चेंज होने का रीजन एक और बताता हूँ मैं आपको। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी वही कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रही है 8th क्लास तक आप पूरा एक्सप्लोर करो जो करना है। 9th 10th 11th 12th 4 साल आप फुल्ली एक ही सब्जेक्ट पढ़ो। मतलब बच्चा 9th क्लास में सब्जेक्ट चूज कर लेगा जो हम 11th में करते हैं। मतलब आप ये महसूस कर रहे हैं कि अब जो स्कूलिंग का सिस्टम है वो ठीक हो जाएगा। बस वो स्कूलिंग का सिस्टम जो है कोचिंग जैसा हो जाएगा। ओके। कि वो स्टार्टिंग से गाइड करना स्टार्ट करेंगे, और है प्लेन में तो ऑलरेडी है, पहाड़ों में धीरे धीरे आ रहा है। एक चीज समझ में नहीं आती सर, थोड़ा समझाने की कोशिश करें। गवर्नमेंट स्कूल्स की जब हम बात करते हैं या प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर लगता है वेल क्वालिफाइड होता है, बढ़िया टेस्ट होता है। अभी टीजीटी के भी भरे जा रहे हैं, पीछे पीजीटी के भरे गए हैं। टीजीटी में तो एमएससी तक का सिलेबस अब आ रहा है इस बार। बढ़िया क्वालिफाइड टीचर्स होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में भी हम ये नहीं कहेंगे कि क्वालिफाइड नहीं होते हैं, वहाँ पर भी क्वालिफाइड होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक्स वाई चीज़ें हो सकती है। फिर भी बच्चा प्राइवेट स्कूल ही क्यों जाता है, और आप क्या डिफरेंस देखते हैं वहाँ पर? और फिर प्राइवेट स्कूल के बाद फिर कोचिंग जाता है, उसमें क्या चेंजेस आप देखते हैं? अच्छा, पहले अगर हम अपने पापा लोगों से या दादा लोगों से बात करेंगे तो उस टाइम पर गवर्नमेंट स्कूल्स का एक अपना ऑरा होता था। सब लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहते थे, लिमिटेड सीट्स थी फिर भी। और अगर बच्चा कोई प्राइवेट या इधर उधर अप्रोच कर रहा है तो ऐसा डिस्कार्डेड माना जाता था कि नहीं ये डफर बच्चा है, ये सरकारी में पास नहीं होएगा, क्योंकि पेपर वहाँ चेक होते हैं और प्राइवेट में निकल जाएगा। प्राइवेट में वही पेपर चेक होते हैं, वो पास हो जाएगा। हाँ। तो गवर्नमेंट स्कूल्स का अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल्स को फिर रिप्लेस किया प्राइवेट स्कूल्स ने। वो भी बताऊंगा क्यों किया। और प्राइवेट स्कूल्स को रिप्लेस कर रहे हैं कोचिंग्स। तो प्राइवेट स्कूल्स में वो अकाउंटेबिलिटी रही, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी रही। इसलिए प्राइवेट, गवर्नमेंट टीचर्स देखो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं डालते। तो क्या हुआ कि वो कहीं ना कहीं इरेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होने, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर है, कोई भी निकाल तो सकते नहीं। एक स्टेटमेंट होता है, निकाल तो सकता नहीं कोई भी, है ना। और फिर विद द टाइम जो पढ़ाना भी चाहते हैं, तो विद द टाइम क्या हो गया, अब सिस्टम ऐसा बन गया जैसे अभी वैसा नहीं है। नए यंग टीचर्स जो आ रहे हैं वो चाहते हैं पढ़ाना, कुछ करना चाहते हैं। अभी जनरेशन वैसी है ना, सारी चीजें देख देख के सोशल मीडिया सब काफी रिसोर्सफुल हो गए। बट है कि अब उस लेवल का बच्चा नहीं मिलता। तो अब गवर्नमेंट टीचर से बात करें, हमारे पास तो बच्चे ऐसे आते हैं, क्या पढ़ाना है इनको। तो कहीं ना कहीं वो डिमोटिवेशन फैक्टर आता है। बट वो स्टार्ट वहीं से हुआ है। मैनेजमेंट जो होता है ना, स्कूल मैनेजमेंट, उसको टीचर्स को और पेरेंट्स को दूर रखना चाहिए। क्योंकि हर पेरेंट की एक अलग अलग एक्सपेक्टेशन होगी। मेरे बच्चे को ये नहीं है, वो नहीं है, खाना नहीं खाता, यहाँ नहीं जाता, वो नहीं करता, पढ़ता नहीं है, कैसे करें, क्या करें, इसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पेरेंट्स की बात मैनेजमेंट को सुननी चाहिए और टीचर्स तक पहुंचानी चाहिए। अब काम क्या है, पेरेंट सेटिस्फेक्शन पे ही चला गया पूरा। रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं रहा ना। अब ऐसा हो गया कि आप मेरा बच्चा घर पे है तो कुछ नहीं कर रहा है, तो वो कि तो घर पे आके कुछ नहीं करता, आप होमवर्क ही नहीं देते हो जी। तो फिर टीचर्स ने सोचा कि खूब होमवर्क दो, ताकि लगे, पेरेंट्स को लगे कि अरे क्या ध्यान देते हैं, मेरा बच्चा तो फ्री नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें स्कूल डिग्रेड हुआ है। तो प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स वर्सेस कोचिंग, इन तीनों में यही रिलेशन है। और जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाएगी टीचर्स की, तो अपने आप ही चीज़ें सही हो जाएगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पेरेंट सेटिस्फेक्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो रिजल्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देता। बिल्कुल। अब रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं देंगे तो कौन आएगा। आप कितना ही खुश कर लो, और खुशी जो होती है वो तो मोमेंटरी होती है ना। आज मैंने आपसे बात की, आपका बच्चा पढ़ता है, अरे सर आपका बच्चा तो बड़ा औसम कर रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, आप रुको 2 महीने बाद। आप 2 महीने सर आए तो है नहीं, और 2 एग्जाम में अच्छा करेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। इन द एंड रिजल्ट नहीं अच्छा आएगा, तो आप यही बोलोगे कि यार नहीं, आप मेरे पूरे साल मेरे को बेवकूफ़ बनाते रहे, आएगा बट आया तो है नहीं। मुझे लगता है मीना सर, शायद पहले सरकारी स्कूलों में भी ऐसा था, वहाँ पे भी शायद पेरेंट्स की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। वहाँ 2 कान के नीचे लगते थे, पढ़ो और रिजल्ट निकालो। शायद धीरे धीरे फिर पेरेंट सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़े, और फिर सारा मतलब पेरेंट्स को दोषी माना जाए इसमें। पेरेंट्स को दोषी माना जाए, अच्छा, पेरेंट्स का दोष है या नहीं है, या कंपटीशन है, या इकोसिस्टम पूरा ही हमारा वैसे बना है कि बेसिकली क्या है कि हम लोग एक पुअर कंट्री थे। तो लोगों ने देखा कि यार बच्चा पढ़ने से पूरी जनरेशन ही चेंज हो जा रही है ना। पढ़ा और आगे निकल गया, तो फिर हम सब चाहता है कि बेटा तू भी पढ़ ले। तो हर
सिनेरियो का मतलब हर टाइम की अपनी अपनी डिमांड है। अब उस चीज को आद में थोपना तो इकोसिस्टम की गलती है, दोष इकोसिस्टम का है मैं बोलूँगा आपको। और उस इकोसिस्टम में पेरेंट्स जो है ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बन गया है हमारा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि अब थोड़ा ट्रेंड वैसे चेंज हो रहा है, पहले या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे, बीइंग अ टीचर और बीइंग अ मेंटोर, कि बच्चे को कैसे करियर में जो है वो गाइड करें? क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस यही होते हैं, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, है ना, सरकारी नौकरी लग जाए। क्या और भी एस्पेक्ट्स है कुछ लाइफ में कि बच्चा कुछ और भी कर सकता है, कि सिर्फ यही सारी चीज़ें हैं? इंडिया में स्पोर्ट्स नहीं उतना पावरफुल, स्पोर्ट्स के अलावा आप अकाउंटेंसी में देखो, मतलब आप कॉमर्स साइड देखो, आर्ट साइड थोड़ा सा डाउन होगा, है ना। बट अगेन अब लॉ वाला फ्लरिश हो रहा है। आप देखो कि आने वाले नेक्स्ट 10-10 ईयर्स बाद में लॉयर्स वगैरह का, अभी भी लॉयर्स दे आर हाईली पेड और अच्छा खासा जाएगा। CAs वगैरह का बहुत हाईली हैं और डिमांड भी है, तो चीज़ें आगे बढ़ रही है। हर फील्ड जो है ब्लूमिंग है। इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा जो कि बड़ी ज़रूरी है बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये है कि रिजल्ट ओरिएंटेड मत पढ़ो। वो अब जिस कोचिंग में आपने डाला, जिस स्कूल में डाला है, हाँ, तो दिमाग में होना चाहिए। जैसे मैं, दो चीज़ें होती है, टारगेट और ड्रीम, दोनों में डिफरेंसेस है। एक ड्रीम होता है जिसको आप अचीव नहीं करो तो आपने सब कुछ खो दिया, और एक टारगेट होता है कि मैंने वहां पहुंचना है, बस दैट्स इट, वही मेरा सब कुछ नहीं है। वहां तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूँ, नहीं पहुंच पाया तो देयर आर अदर फील्ड्स आल्सो। सर, हिमाचल प्रदेश में CBSE 100 स्कूल बनाने का फैसला लिया है और अगले सत्र से पढ़ाई शुरू हो भी जाएगी। आप इस शिफ्ट को किस तरीके से देखते हैं, CBSE में चेंज करना? कुछ वैसे टीचर्स ने भी इसका ऑब्जेक्शन किया, कुछ जो टीचिंग संगठन थे उन्होंने भी इसका ऑब्जेक्शन किया कि ये ठीक नहीं है, हमारे बच्चे गांव के हैं, वो कैसे इंग्लिश में करेंगे या चीज़ें होंगी। आप किस तरीके से इसको देखते हैं? नहीं, हिमाचल इंग्लिश को लेके तो वैसा कुछ है नहीं, हिमाचल का बच्चा अकोमोडेट कर जाएगा। सर, CBSE बोर्ड लाना एक इवेंट क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, तो इट्स अ वेरी गुड मूव फ्रैंकली स्पीकिंग। क्यों? क्योंकि आप जो सिस्टम चल रहा था उससे लीक हट के आप कोई चीज कर रहे हो, एक इवेंट क्रिएट हुई। और इवेंट किस चीज के लिए क्रिएट हुई? अच्छी एजुकेशन देने के लिए। CBSE स्कूल हम ला रहे हैं, हमने बच्चों को डफर बना देना, ये तो है नहीं ना। CBSE ला रहे हैं ताकि कुछ बेटर हो। अब CBSE स्कूल के लिए टीचर्स की पॉलिशिंग हो रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एक मोड मिल गया, एक जरिया मिल गया कि यार हम इस टाइप से हायर करें, ये क्राइटेरिया। तो बहुत पॉजिटिव डिसीजन है, पब्लिक को उसका वेलकम करना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी वेलकम करना चाहिए कि आप डिग्रेड नहीं हो रहे हो, आपको अपग्रेड कर दिया जाएगा। क्योंकि आप, हमारी पब्लिक से ही कल को प्रेशर आएगा कि आप कुछ स्कूल्स में तो ये फैसिलिटी दे रहे हो, इनमें क्यों नहीं दे रहे हो, तो वहां पे भी देनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली से पॉजिटिव थिंग टू डू, और एक डिफरेंट करिकुलम हो जाएगा, उसको ही अडॉप्ट करने का प्रेशर रहेगा, वो अच्छी चीज है। मतलब ये है कि बच्चे अपग्रेडेशन ले लेंगे, लेकिन टीचर शायद अपग्रेडेशन से डर रहे हो कि भाई अपग्रेड होगा CBSE, हमें भी थोड़ा बदलाव करना होगा अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस में और स्ट्रेटजीज में। अच्छा, दूसरा ये कि क्या CBSE HP बोर्ड से अच्छा है, या क्या फ़र्क है उसमें? क्या हो जाएगा अगर HP बोर्ड से CBSE में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या फ़ायदा हो जाएगा बच्चे का? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड से डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चा आगे जाके क्या करेगा। किसी टाइम पे HP बोर्ड अच्छा होता था, तो ये इट्स नॉट अबाउट बोर्ड, इट्स अबाउट जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं टारगेट क्या है, और इट इज अल्टीमेटली टीचर्स का ही गेम है सर। ओके। तो ऐसा नहीं कि कौन सा बोर्ड्स बेटर। हाँ, ये है कि CBSE अब क्योंकि नेशनलाइज हो गया, तो वो करिकुलम को रिफाइन कर रहे हैं बेस्ड ऑन फीडबैक ऑफ ऑल द स्टेट्स। तो अब हिमाचल में एक अलग करिकुलम चल रहा है, दिल्ली में अलग चल रहा है। अब दो करिकुलम को CBSE एक साथ लाके बेटरमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसको एक अलग एंगल मिल गया कि, और इसलिए बेटर, वो इसलिए बोल सकते हैं कि वो बेटर करिकुलम डिजाइन करेगा क्योंकि उसके पास में डाटा सेट ज्यादा है, ज्यादा लोगों का फीडबैक है। हिमाचल में कम है, तो शायद ये बच्चों के लिए भी मदद हो जाएगी। जैसे नीट जैसे जो नेशनलाइज्ड एग्जाम है, तो फिर एक तरीके की एजुकेशन होगी, तो मजा आएगा बच्चों को भी। फिर नहीं, वहाँ ये बात सही है कि एक इवेंट, देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा, एक इवेंट क्रिएट हुई है, कोई भी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट क्रिएट हुई है, हम यहाँ आके अच्छी सी बातें कर रहे हैं और
हमारे टॉक से 2 भी बंदे अगर इंस्पायर हो जाते हैं तो उससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है। तो इवेंट क्रिएट हुई है, उससे अच्छा ही होगा। थोड़े से प्रश्न और हमारे जहन में यहाँ पर जो है वो आ रहे हैं, उन पर भी हम थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि अब कोचिंग का थोड़ा दौर डाउनफॉल यहाँ पर शुरू होने वाला है, आपने कहा, तो क्या एस्पायर भी कुछ स्कूलों के बारे में सोच रहा है कि आप भी स्कूल लेकर के आएँ या स्कूलों पर आप इन्वेस्ट करें, ज़्यादा ध्यान वहाँ पर केंद्रित करें? तो जब चीज़ें अच्छी तो एक दिमाग में होता है कि आप अगर बीइंग अ टॉप इंस्टीट्यूट ऑफ हिमाचल, आपका नेशनल लेवल पे क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या हिमाचल का बच्चा आईआईटीज में बहुत ज़्यादा जा रहा है? क्या हिमाचल का बच्चा एम्स में बहुत ज़्यादा जा रहा है? तो वहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है कि मैक्सिमम राजस्थान के बच्चे या हरियाणा के बच्चे ही ज़्यादा जा रहे हैं, या फिर साउथ या हैदराबाद वगैरह से ज़्यादा है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहीं ना कहीं वो नीड हमने देखी और हम लोग उसी चीज़ को, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही चाह रही है। स्कूल हमने धर्मशाला में स्कूल लॉन्च किया है, हमीरपुर में स्कूल लॉन्च किया है और एक स्कूल कोटा में लॉन्च किया है, जो मेरा नेटिव प्लेस है वहाँ पे। तो अभी हम लोगों का टारगेट सिंपल इतना है कि हम बच्चों को छोटी क्लास से ही पॉलिश करेंगे। अब पॉलिश कैसे पढ़ना है वो मैं बता दूं। यू प्रोवाइड गुड फैकल्टीज इन जूनियर क्लासेस ऑल्सो। छोटे क्लासेस में अच्छे फैकल्टीज दो। अच्छे फैकल्टीज का एक ही मतलब होता है, अब अच्छा पे करोगे तो अच्छे फैकल्टीज आएंगी। मतलब असली जो गेम है वो टीचर्स पर डिपेंड कर रही है। टीचर्स पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि ये टिल सेकेंडरी, टर्सरी नहीं है। टर्सरी में चीजें अलग हो जाती है, टिल सेकेंडरी स्पून फीडिंग है। जितना टीचर बच्चे से कनेक्टेड होगा, टिल सेकेंडरी में बोलूंगा आपको, डोंट बी प्रोफेशनल, बी पर्सनल। जितना ज्यादा टीचर पर्सनल रहेगा ना, बच्चे के बारे में सारे पता होगा, वो कहाँ डिस्ट्रैक्टेड है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसको, घर पे मामा क्या बोल रहे हैं, पापा क्या बोल रहे हैं, और वो धीरे धीरे कनेक्शन हट रहा है। मैं 1-2 पॉइंट्स आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि एजुकेशन से आप जुड़े हुए हैं। आजकल जो करंट सिनेरियोज में केसेस आ रहे हैं कि बच्चों की पिटाई कर दी, किसी का कान फाड़ दिया, किसी को जो है वो डंडे से मार के, वीडियोस भी आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही, उस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि टीचर्स को वैसा करना चाहिए, या उस तरह की चीज़ों को, मतलब पहले के समय में हुआ करती थी, पिटाई भी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई है, आज के सिनेरियो में ये चीज़ें कैसे देखते हैं आप? अब ऐसा है कि सर, पुराने टाइम पे बच्चा बचपन से मेंटली टफ होता था। अभी बच्चा मेंटली मतलब इमोशनली टफ नहीं है बच्चा। और ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखो, मारना पीटना, हाँ, कुछ चीज़ें बच्चे की बर्दाश्त से बाहर होती है, उसके लिए आपको उसको प्रॉपर पनिश तो करना चाहिए। बट पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट इज नॉट गुड। उसको रियलाइजेशन होना चाहिए, उसको पता चलना चाहिए कि जो स्टेप्स में या कुछ किए वो ठीक नहीं है, अगर वो गलत कर रहा है। सिंपली मार्क्स के लिए अगर किसी को पीट रहे हो तो वो तो नहीं है ठीक, क्योंकि मार्क्स लाना या कोई सब्जेक्ट को पढ़ना, वो तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है बेचारे को, तो क्या उसमें, अब मेरे को आप बोलो कि नहीं बास्केटबॉल खेलना है और मेरे को आते ही है, तो मेरे को दे दो बॉल, में बेमन से जाऊंगा तो क्या मतलब है। तो मारना, तो फिजिकल पनिशमेंट तो बहुत ही बेकार है। रियलाइजेशन तो होना बड़ा जरूरी है। जी, दूसरा मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपके पास अलग अलग तरह के बच्चे आते हैं, आपको भी लगता होगा कि इस बच्चे की ऐसी पेरेंटिंग है या इसकी ऐसी है, आपके मन में ये सवाल कुरेदते होंगे कि यार पेरेंट्स ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते, ऐसा क्यों नहीं करते। पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए और पेरेंट्स को क्या संदेश है? बच्चा जब पैदा होता है टिल 5 years तक पेरेंट्स को बड़ा सोच समझ के चीज़ें करनी चाहिए। मैं काफ़ी बच्चों से रूबरू होता है, तो पेरेंट्स का बचपन से एक्सपेक्टेशन लग जाता है। इसका रीज़न सोशल मीडिया भी हो सकता है कि उसका बच्चा, तो उसको सारे स्टेट्स की कैपिटल याद है, सारी कंट्रीज याद है, वो फेमस हो रहा है, तो हमने भी अपने बच्चे को डांस भी कर, तो ये भी कर। टिल 5 years तक पेरेंट्स को बच्चे के सामने कभी भी हार्श वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। बिहेवियर, जैसे आप देखा कि एक बहुत ही बड़ी चीज होती है, घर में कभी भी पापा को मदर को बैड ट्रीट नहीं करना चाहिए, मदर को पापा को बैड ट्रीट नहीं करना चाहिए। बच्चे के न्यूरॉन्स डेवलप हो रहे होते हैं। तो पेरेंटिंग का पहला एस्पेक्ट तो ये है कि आप टिल 5 years तक बच्चों को कंपैरिजन मत डालो। ये क्योंकि ये साइंटिफिक स्टडी है। 5 साल तक बच्चा जितना एक्सप्लोर करेगा ना, उतना आएगा, उतना कॉन्फिडेंट, उतना ही बढ़िया बनेगा। फिर आता है आपका 5 years से लेके 13 years। ये वाला टाइम होता है जब बच्चा डिसिप्लिन में रहे, डिसिप्लिन सीखे कि हाँ क्या, व्हाट इज बैड, व्हाट इज गुड, चीजें कैसी होनी चाहिए, उसके क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं।
बट अगेन वहां पे भी अगर हम बच्चे को पीटते हैं या हार्श वर्ड यूज करते हैं या कॉन्स्टेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बाइट बैक ही होगा आप पे। आजकल सिंगल फैमिलीज हो गई है तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, तो स्कोल्डिंग वो वाली चीजें करके बच्चा थोड़ा सा एक डिफरेंट मोड में चला जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि और शायद नशों की तरफ भी फिर बिल्कुल वो भी एक तरीका है कि हम उनसे बात नहीं, बच्चों से अगर प्रॉपर बात नहीं करोगे आप, उनको एक रियलाइजेशन नहीं करोगे कि व्हाट इज बैड व्हाट इज गुड, तो चीजें नहीं होगी। आप सिंपली आउटकम पे ध्यान दे रहे हैं। और अब ऐसे ही हो गया, कैसे बनाया है कि उनका बच्चा तो डांस क्या कर रहा था, 50 लोग लिख रहे थे, तू भी कर, मेरे से भी पूछेंगे जाके। तो वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट स्लोली सोशल मीडिया ने ही बिल्ड किया है। टिल 5 years तक आप अपने बच्चों को बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड, बड़ा सॉफ्ट तरीके से हमें पालना चाहिए, उनको एक्सप्लोर करने देना चाहिए, टोकना ज़्यादा नहीं चाहिए। 5 years तक 13 years तक आप उनको डिसिप्लिन के एस्पेक्ट सिखाना चाहिए। रही बात 6th क्लास ऑनवर्ड, तो वहां पे मार्क्स पे ध्यान नहीं देके उनकी स्किल्स पे आप देखो कि फोकस होना बड़ा जरूरी है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा वेलकमिंग नहीं होता। वो अच्छी चीज होती है, आपको सारे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब आप उसको सब सारी चीजें थोड़ी 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 आ रही है। हाँ, पर वो मतलब कुछ लिमिटेड टाइम फोकस। बस उसके बाद आपको फोकस, कोई भी देख लो, आप किसी भी बड़े आदमी का ले लो, अंबानी का ले लो, सचिन तेंदुलकर का ले लो, विराट कोहली का ले लो, एलन मस्क का ले लो, सब फोकस्ड हैं। तो आपको एक टाइम के बाद फोकस होना ही पड़ता है, आपको एक चीज में मास्टर तो बनना ही पड़ता है। तो आपको रियलाइज करके अपना पोटेंशियल उस चीज में जाना चाहिए। तो पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए और रिजल्ट ओरिएंटेड ही। पेरेंट्स अगर सपोर्टिव नहीं होंगे तो बच्चा कुछ नहीं करेगा। बच्चा वैसे ही प्रेशर में आता है, उसको वैसे एक्सपेक्टेशन है, सोशल मीडिया में सब देखो, वो भी वैसे ही हो गया ना। उसको भी पता है कि यार मैंने कुछ ऐसा करना है कि मेरे को सब पूछे, तो पीयर प्रेशर में ऑलरेडी है वो। आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो जेलसी खा के मैं बैठा हूँ कि इसके क्यों आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होके लर्निंग ओरिएंटेड होने, कितना तेरे को सीखने को मिला, कोई बात नहीं, अभी नहीं निकला तो बहुत सारी चीजें लाइफ में कोई करने को थोड़ी है। बिल्कुल। एस्पायर एक ब्रेन ऑफ हिमाचल करवाता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप। वो क्या है? बहुत बड़ा एग्जाम आप करवाते हैं पूरे स्टेट लेवल पे, गाड़ी भी दी इस बार आपने। जी सर। जी। तो ब्रेन ऑफ हिमाचल बेसिकली 2015 में स्टार्ट किया था हमने। ओके। कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के लिए। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब एक 5th क्लास का बच्चा है, 6th क्लास का बच्चा, 7th क्लास का बच्चा है, तो बच्चा वो जो प्रेशर वो 11th 12th में फील करता है, हमने सोचा कि छोटी क्लास से ही बच्चा थोड़ा उसको पता चले कि आगे चीज़ें कैसे होती है, कंपटीशन क्या होता है। अपने स्कूल में तो आप अच्छे हो, बट अगर जब पूरा हिमाचल का बच्चा अंडर 1 अम्ब्रेला एग्जाम दे रहा है, वहाँ कॉम्पीट कर रहे हो, तो हाउ डू यू फील अबाउट इट। वो एक वैलिडेशन जो हम बोलते हैं कि जैसे एग्जाम सिस्टम है अपने अलग अलग, तो एग्जाम सिस्टम एक आपको एक वैलिडेशन तो चाहिए कि आप अपने पाथ पे जो जा रहे हो वो तो एग्जाम होना चाहिए। बट जैसे हमने बोला कि उसका क्राइटेरिया कैसे होता है, कितनी रिपीटेशन होनी चाहिए, वैसे ही ब्रेन ऑफ हिमाचल हमने स्टार्ट किया था कि पूरे हिमाचल का बच्चा उसमें बैठे, और वो उसका पेपर भी हम डिफरेंट लेते हैं। पूरा एप्टीट्यूड बेस्ड होता है, नॉलेज बेस्ड नहीं होता। आप वहाँ पे सोशल साइंस के क्वेश्चन नहीं देखेंगे या साइंस के क्वेश्चन देखेंगे तो नॉलेज बेस्ड नहीं देखेंगे। आप दिमाग लगाओ तो बच्चे को एक अलग फ्रेम हो, मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन होते हैं, तो वो करके बच्चे को एक अलग एस्पेक्ट देखे, उसको लगे कि हाँ चीज़ें अगर उसको लॉजिकली साउंड होना है, आगे क्या सही है क्या गलत है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन पुल करना, और कॉम्पिटिटिव जर्नी का एक पहला स्टेप क्रिएट करने के लिए हमने ये पूरा एग्जाम करवाया था। ओके, बहुत बढ़िया और काफ़ी सक्सेसफुल ये रहा है। बच्चे इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करते हैं। अंत में मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो पेरेंट्स हैं उनके लिए, और एक सोसाइटी के लिए। क्या आपका संदेश बीइंग अ एजुकेशनिस्ट? मेरा एक ही संदेश है, कोचिंग्स का दौर चला हुआ है, जो मैं बताता भी हूँ बच्चों को। कोचिंग्स का दौर डजंट मीन कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, स्पेसिफाइड स्टडीज़ का टाइम आ गया है। चाइना जिस टाइप से चीज़ें कर रहा है, इंडिया में भी चीज़ें स्टार्ट हो रही है, मल्टीपल कंट्रीज ऑलरेडी उस पर काम कर रही है। तो कोई भी बच्चा किसी भी फील्ड में जब जाना चाह रहा है तो पेरेंट्स उसकी पॉजिटिवली हेल्प करे। जैसे अगर मान लो लेट से मैं नीट और जेई की ही बात करूं, किसी बच्चे ने नीट में जाना चाहिए तो छोटी क्लास से ही, जैसे जेई और नीट का एस्पेक्ट क्या है, क्या चीज़ बेस्ट बनाती है। किसी बच्चे ने मेडिकल में जाना है, नीट कोचिंग करनी है, तो अगर वो मैथ्स में अच्छा नहीं होएगा ना, आप बोलोगे बायोलॉजी का सब्जेक्ट है,
मैथ्स में अच्छा नहीं होएगा तो कॉम्पिटेटिव जर्नी उसकी अधूरी रहेगी। तो जो भी बच्चा ये पॉडकास्ट देख रहा है, पेरेंट्स देख रहे हैं, किसी भी फील्ड में बच्चे को अगर आपने सक्सेसफुल बनाना है तो लॉन्ग काम करना पड़ेगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों को, जैसे मैं बोला कोचिंग का दौर है, तो छोटी क्लासेस से एटलीस्ट 9th क्लास से बच्चे को हमें धीरे धीरे मोल्ड करना चाहिए, उसका इंटरेस्ट समझ के, उसका जो भी इंटरेस्ट है, थोपो नहीं कि ये कर लो, नॉन मेडिकल में चले जा, कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स तो आएंगे, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो कर ही लेगा लाइफ में। तो कुछ करने का नहीं है। अब टाइम वैसा नहीं रहा सर, ये पुराना टाइम है। पेरेंट्स अपना टाइम देख के आज के बच्चों को मोल्ड करते हैं, वैसा ना करो। सेकंड, पेरेंट्स को पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। पॉजिटिव मतलब जैसे मैंने बोला, ROI पे ध्यान मत दो, बच्चे की लर्निंग पे ध्यान दो। अब पेरेंट्स बोलेंगे मैं तो जॉब करता हूँ जी, मेरे को कैसे पता चलेगा कि बच्चा अच्छा कर रहा है कि ठीक कर रहा है? तो बच्चे से बैठ के बात करो, बेटा तेरे को समझ में आ रहा है? बच्चा अगर आपने सही हाथों में सौंपा है, पढ़ा रहे हैं, इंस्टीट्यूट पढ़ा रहे हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं, चीज़ें ठीक होगी। बच्चे को बोलो कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स मेरे आ जाएंगे, क्योंकि मार्क्स ऐसी चीज़ है ना, वो एक गेम है। जब वो गेम समझ में आएगा बच्चे को कि मार्क्स कैसे स्कोर किए जाते हैं, तभी उसके स्कोर आएगा, और उसमें टाइम लगता है। और साइंस सब्जेक्ट ऐसे हैं कि ये वैसे नहीं है कि आपने आज पढ़ा और कल मैं टॉप कर जाऊंगा जी, टाइम लगता है, मेहनत लगती है, रचना एक पढ़ता है इन सब चीज़ों को तब याद। हाँ, ऐसा नहीं कि रट्टा लगाया और कह रहे हो गया। बिल्कुल सही बात है। और मीना साहब, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, बहुत सारे पॉइंट्स पर हमने बातचीत करी, और शायद बहुत सारे पॉइंट्स रह भी गए होंगे। कभी और मौका मिलेगा तो ज़रूर आपके साथ बैठेंगे। एस्पायर एकेडमी, जो कि JEE नीट वगैरह की तैयारी करवाती है हिमाचल प्रदेश में, वन ऑफ द बेस्ट ये एकेडमी है। और जैसा कि सर ने बताया कि धर्मशाला में भी स्कूल, हमीरपुर में भी स्कूल और कोटा में भी स्कूल इन्होंने खोला हुआ है, जहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है कि कैसे बचपन से ही ऐसी तैयारी की जाए कि आप पर एकदम से प्रेशर ना आ जाए, कि आप एकदम से जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए कि आपको अल्टीमेटली करना क्या है। पहले से आपको ट्रैक करेंगे, देखेंगे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। बहुत बढ़िया बात। और जैसा कि सर ने कहा कि कोचिंग्स में थोड़ा डिप आने वाला है, क्योंकि स्कूल्स शायद बेहतर अब हो जाएंगे। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें आज हमने आपसे जानी। आपने अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, देखते रहिए लाइफ टाइम 3 फॉर्चूनेट रिपोर्टिंग। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।